विशाल उगले द्वारा प्रस्तुत आयुर स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आयुर्वेद की एक बहुत ही अंदरूनी और दिलचस्प स्थिति पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कंडीशन जो हमें ये दिखाती है कि हमारा शरीर अंदर से कैसे काम करता है। इसका नाम है रक्त पित्त। तो ये रक्त पित्त आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी शब्द को तोड़कर समझते हैं। बहुत सिंपल है। रक्त यानी कि खून, और पित्त मतलब हमारे शरीर की वो गर्मी, वो ऊर्जा जो हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है। अब जरा सोचिए कि अगर यही पित्त जो एक आग की तरह है जरूरत से ज्यादा भड़क जाए और हमारे खून को ही एक तरह से उबालने लगे, बस यही वो स्थिति है जिसे रक्तपित्त कहते हैं। और इसका नतीजा, शरीर के अलग अलग रास्तों से अचानक खून बहने लगता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण में हम रक्तपित्त को पूरी तरह से समझने वाले हैं। ये है क्या, इसकी वजह क्या है, ये शरीर में फैलता कैसे है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और हाँ, इससे आगे चलकर क्या परेशानियां हो सकती हैं, इस पर भी हम नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एकदम इसकी जड़ से। मतलब ये सब शुरू कहाँ से होता है, आखिर वो क्या वजह है जो इस हालत को पैदा करती हैं। आयुर्वेद में इन्हीं वजहों को, इन्हीं कारणों को हेतु कहा जाता है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल तो हमारे खाने पीने की आदतों का ही होता है। बहुत ज्यादा गर्म, तीखा, खट्टा या फिर नमकीन खाना, ये सब शरीर में पित्त की आग को भड़काने जैसा है। और सिर्फ यही नहीं, दही, मूली, सरसों जैसी चीजें भी अगर जरूरत से ज्यादा खाई जाएं तो वो भी स्थिति को जन्म दे सकती हैं। और पता है दिलचस्प बात क्या है, कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा रहन सहन, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे बहुत ज्यादा धूप या गर्मी में रहना, हद से ज्यादा गुस्सा करना या दुखी होना, या फिर अपनी ताकत से कहीं ज्यादा मेहनत कर लेना, ये सारी चीजें भी पित्त को बढ़ाकर रक्तपित्त का रास्ता खोल सकती हैं। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि वजह क्या हैं, पर सवाल ये है कि ये वजह शरीर के अंदर जाकर बीमारी बनती कैसे हैं। मतलब वो पूरा प्रोसेस क्या है। आयुर्वेद में इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी पाथवे को संप्राप्ति कहते हैं। चलिए इस दिलचस्प सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है पित्त के बढ़ने से। जैसे ही हम वो पित्त बढ़ाने वाला खाना खाते हैं या वैसी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो शरीर में पित्त के जो गुण हैं, यानी गर्मी और तीखापन, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। समझ लीजिए ये बीमारी की नींव का पहला पत्थर है। इसके ठीक बाद ये जो बढ़ा हुआ पित्त है, ये सीधा हमारे खून पर अटैक करता है। ये खून को नॉर्मल से ज्यादा पतला और ज्यादा बहने वाला बना देता है। मतलब खून का जो अपना बेसिक नेचर है वही बदलने लगता है। अब देखिए, जब ये दूषित खून मात्रा में बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये हमारी खून की नलियों यानी ब्लड वेसल्स पर जबरदस्त दबाव डालना शुरू कर देता है। आप बस ऐसा सोचिए कि किसी पाइप में पानी का प्रेशर अचानक बहुत बढ़ गया हो। शरीर के अंदर भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा होता है। और फिर आखिर में जब ये प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि नसें उसे सह नहीं पाती, तो शरीर के कमजोर हिस्सों से खून अपने आप बाहर आने लगता है, जैसे नाक से, मुंह से, या कभी-कभी तो स्किन से भी। और बस यही वो मोमेंट है जब रक्तपित्त अपने पूरे रूप में सामने आता है। चलिए अब बात करते हैं उन संकेतों की, उन वार्निंग साइंस की, जिन्हें पहचानकर स्थिति को समय पर पकड़ा जा सकता है। देखिए, आयुर्वेद में लक्षणों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है पूर्व रूप, यानी वो संकेत जो बीमारी के पूरी तरह सामने आने से पहले दिखते हैं, और दूसरे हैं सामान्य लक्षण। और इन दोनों में फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। देखिए, बीमारी के पूरी तरह शुरू होने से पहले शरीर में ठंडी चीज़ों की इच्छा होती है, जलन महसूस होती है, या मुंह का टेस्ट अजीब, खट्टा या मेटल जैसा हो जाता है। लेकिन जब बीमारी पूरी तरह से पनप जाती है, तब इसका मुख्य लक्षण होता है अलग अलग रास्तों से, जैसे नाक या मुंह से खून का बहना। आयुर्वेद की एक खासियत है कि वो हर बीमारी को बहुत गहराई से क्लासिफाई करता है। रक्तपित्त के मामले में भी ऐसा ही है। इसे दो मेन बेसिस पर बांटा गया है। पहला कि इसमें पित्त के साथ और कौन सा दोष शामिल है, और दूसरा कि ब्लीडिंग किस डायरेक्शन में हो रही है। जैसे अगर पित्त के साथ वात दोष यानी हवा का गुण जुड़ जाए तो खून झागदार और पतला निकलता है। अगर कफ जुड़ जाए तो वही खून गाढ़ा और चिपचिपा हो जाता है। और अगर तीनों ही दोष शामिल हों तो फिर लक्षण भी मिले जुले होते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये सही इलाज तय करने में बहुत मदद करता है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के दूसरे बेसिस पर, जो कि बहुत लॉजिकल है, और वो है
खून के बहने की दिशा, मतलब खून ऊपर की तरफ बह रहा है, नीचे की तरफ, या फिर हर तरफ? तो इसमें 3 टाइप्स हैं। ऊर्ध्वग मतलब जब खून शरीर के ऊपरी हिस्सों से आए, जैसे नाक या मुंह से। दूसरा है अधोग, जब ये निचले रास्तों जैसे यूरिनरी या रेक्टल पैसेज से आए। और तीसरा है तिर्यक, जो सबसे सीरियस माना जाता है। इसमें खून स्किन के पोर्स से यानी रोम छिद्रों से रिसने लगता है। ये जो दिशा पर आधारित क्लासिफिकेशन है, ये हमें बीमारी कितनी गंभीर है इसका अंदाजा देता है। अच्छा, अब ये भी समझना जरूरी है कि अगर किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज किया जाए तो वो दूसरी और बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकती है। आयुर्वेद में इन्हें उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि रक्तपित्त के मामले में ये क्या हो सकती हैं। सोचिए, लगातार शरीर से खून बहने से क्या होगा? जाहिर है बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। इससे आगे चलकर खून की कमी यानी अनीमिया हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बुखार आ सकता है। और ये सिर्फ लक्षण नहीं है, ये अपने आप में सीरियस बीमारियां हैं जो इस एक जड़ से पैदा हो रही हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो एकदम साफ हो जाती है, हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसले, हम क्या खाते हैं, हम कैसे जीते हैं, ये सब हमारे शरीर के अंदर कितनी गहरी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को शुरू कर सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने स्वास्थ्य की बागडोर को असल में कितनी गंभीरता से लेते हैं।